Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding critical care unit MCQ. Critical care unit के टोटल 200 MCQ हैं, 200 उसमें से 50 MCQ इस वीडियो में रहेंगे और 50-50 करके टोटल 4 वीडियो रहेंगे। तो पहला MCQ है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ICP। ICP का नॉर्मल रेंज कितना होता है? नॉर्मल रेंज ICP का होता है 5 से 15 mmHg, 5 to 15 mmHg, लेकिन इस ऑप्शन में 5 से 15 नहीं तो 10 से 15 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। इसमें पूछा गया इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक का कौन सा साइन है। हाइपोवोलेमिक मतलब क्या हुआ? जब भी वॉल्यूम कम होगा उसके साथ में बीपी कम होता है। जब भी हाइपोवोलेमिया होगा तो उसके साथ हाइपोटेंशन होगा, और जब भी हाइपरवोलेमिया होगा तो उसके साथ में हाइपरटेंशन होगा। वॉल्यूम कम तो बीपी कम, वॉल्यूम ज्यादा तो बीपी ज्यादा, तो हाइपोटेंशन होगा इसमें। द प्राइमरी गोल ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR का प्राइमरी गोल क्या होता है? रिस्टोर कॉन्शियसनेस, मेंटेन एयरवे पेटेंसी, प्रमोट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ब्रेन, रिड्यूस पेन। तो जो CPR का प्राइमरी गोल क्या होता है? मेंटेन नहीं, प्रमोट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ब्रेन। जो प्रमोट करना है ऑक्सीजन की डिलीवरी को, क्योंकि CPR में क्या होता है? कंप्रेशन ऑफ ब्रीथ। एडल्ट में अगर CPR का रेशियो पूछा जाए, कंप्रेशन का ऑफ ब्रीथ का, कंप्रेशन और ब्रीथिंग का, तो 30:2 होता है एडल्ट में, चाहे रेस्क्यूअर 1 हो, 2 हो, 4 हो। अगर बच्चों में पूछा जाएगा, चिल्ड्रन में, तो बच्चों में अगर एक रेस्क्यूअर है मतलब बचाने वाला एक है, अगर बचाने वाला एक है तो 30:2 रहेगा, लेकिन अगर बचाने वाले 2 हैं तो 15:2। ये 2 रेस्क्यूअर का है और ये 1 रेस्क्यूअर का है बच्चों में। तो CPR का वो होता है प्रमोट ऑक्सीजन डिलीवरी टू दी ब्रेन, ये इसका प्राइमरी गोल होता है। अगला है, व्हिच वेंटिलेटर मोड डिलीवर्स ए प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम एट ए प्रीसेट रेट। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा वेंटिलेशन का मोड होता है जिसमें प्रीसेट वॉल्यूम और प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम और प्रीसेट मोड डिलीवरी, इसमें मतलब जो टाइडल वॉल्यूम हो वो भी सेट हो, जो प्रीसेट रेट है वो भी सेट हो, मतलब रेस्पिरेशन रेट और टाइडल वॉल्यूम किस उसमें एकदम फिक्स होता है। तो ऑप्शन ए SIMV, ऑप्शन बी CPAP, ऑप्शन सी AC असिस्ट कंट्रोल, बाई पाइप बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो इसका ऑप्शन होगा AC का फुल फॉर्म होता है असिस्ट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, जो इसमें एक प्रीसेट वॉल्यूम सेट कर देते हैं, जैसे 12 ब्रीथ पर मिनट तुमने सेट कर दिया मिनिमम में, तो असिस्ट में पेशेंट भी अपना ट्रिगर करेगा, सांस लेने की कोशिश पेशेंट भी करेगा और वेंटिलेशन भी देगा। तो इसमें एक प्रीसेट वॉल्यूम सेट कर दिया जाएगा कि हाँ 12 है। अगर मान लो जैसे 5 ब्रीथ वेंटिलेशन दे दिया, एक पेशेंट ने लिया, फिर 2-3 पेशेंट ने लिया, फिर एक वेंटिलेशन ने दिया, तो इसमें एक प्रीसेट वॉल्यूम होता है। अगर पेशेंट नहीं भी लेगा तो इसमें प्रीसेट वॉल्यूम सेट कर सकते हो, 12, 13, 14 ये सेट कर सकते हो। तो इतने से कम वो नहीं जाएगा AC में, एसिड कंट्रोल में, यही लिखा है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूछा है। ऑप्शन ए डोपामिन, ऑप्शन बी हाइड्रोकोर्टिसोन, ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी एट्रोपिन। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक का ट्रीटमेंट जो है वो एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रीनालिन भी होता है, और नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नॉर एड्रीनालिन भी होता है, जिसे ADR के नाम से जानते हैं। एड्रीनालिन उसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम जो ADR का इंजेक्शन आता है उसे भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इंक्रीज्ड CVP। CVP फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वेनस प्रेशर। इंक्रीज्ड CVP इंडिकेट, अगर CVP बढ़ा है तो क्या इंडिकेट करेगा? डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया, फ्लूइड ओवरलोड या फिर वैसोडाइलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्लूइड ओवरलोड, क्योंकि सेंट्रल वेनस प्रेशर जो होता है, ये जो प्रेशर नापते हैं ये राइट आर्ट्रियम का प्रेशर होता है। राइट आर्ट्रियम का प्रेशर जितना होता है वही CVP में मेजर होता है। तो राइट आर्ट्रियम प्रेशर कब बढ़ेगा? जब भी फ्लूइड ज्यादा होगा, तो फ्लूइड ओवरलोड में ही ये बढ़ता है। PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 50 mmHg इंडिकेट। अगर PaO2 जो है 50 है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? नॉर्मल ऑक्सीजनेशन, माइल्ड हाइपोक्सेमिया, मॉडरेट हाइपोक्सेमिया, सीवियर हाइपोक्सेमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज सीवियर हाइपोक्सेमिया, क्योंकि 50 है, बहुत कम है। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विथ ARDS। इसमें पूछा है कौन सी कंडीशन है जो मोस्ट एसोसिएट करती है ARDS से। ARDS का फुल फॉर्म होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम।
ऑप्शन ए सेप्सिस, ऑप्शन बी स्ट्रोक, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी डायबिटीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेप्सिस। जो सेप्सिस है वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएट करता है एआरडीएस से, कि हाँ एआरडीएस में इन्फेक्शन होता है, बस ऐसा कुछ। अगला क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज वेंट्रिकुलर एरिथमिया। इसे पूछा है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो सकता है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट बीट, हार्ट बीट बोल दो या हार्ट रिदम बोल दो, वही बात है। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगा, वो वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल का एबनॉर्मल बीट जो है, हार्ट में वेंट्रिकल आर्टरियम दोनों होते हैं, तो वेंट्रिकल का अगर एरिथमिया है तो उसमें कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस होगा। ऑप्शन करेक्ट होगा हाइपोकैलेमिया, करेक्ट ऑप्शन ए। हार्ट रेट जितना भी हो कैल्शियम से ही पोटेशियम से ही पोटेशियम से ही रेगुलेट होता है, कम ज्यादा पोटेशियम, हाइपो हाइपर कैलेमिया दोनों। ए पेशेंट विद जीसीएस स्कोर ऑफ 3, जिसका जीसीएस स्कोर 3 है, 3 जीसीएस स्कोर एकदम लोवेस्ट होता है। जीसीएस फुल फॉर्म होता है ग्लासगो कोमा स्केल। ये कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए करते हैं। तो अगर फुली कॉन्शियस होगा तो उसका जीसीएस होगा 15 या 13 से 15 बोल सकते हो। लेथार्जी, स्टूपर, डीपली कॉन्शियस, तो करेक्ट डीपली अनकॉन्शियस, तो करेक्ट ऑप्शन है डीपली अनकॉन्शियस। जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा, एकदम रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स जब होगा, ईवीएम इसमें चलता है जीसीएस में, आई वर्बल मोटर, ईवीएम। आई का होता है 4, वर्बल का 5, मोटर का 6, 6 4 10 5 15 टोटल होता है इसका, मैक्सिमम 15 मिनिमम 3। तो यही डीपली अनकॉन्शियस होगा तब 3 होगा। डीपली अनकॉन्शियस में एक भी रिस्पॉन्स, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैसोप्रेसर। इसमें जो ड्रग लिखे हैं उन्होंने पूछा कि वैसोप्रेसर कौन सा है। ऑप्शन ए डोब्यूटामाइन, ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन का दूसरा नाम होता है नॉरएड्रेनालिन, जिसे नॉरेड के नाम से इंजेक्शन आता है, फ्रूसेमाइड। तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन होता है कि वैसोप्रेसर, इसे नॉरएड्रेनालिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पीप इन मैकेनिकल वेंटिलेशन स्टैंड फॉर। पीप का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पीप का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। व्हिच रिदम रिक्वायर्स डिफिब्रिलेशन। इसे पूछा गया कौन सी रिदम है जिसके लिए डिफिब्रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफिब्रिलेशन जब भी लगता है जब भी वेंट्रिकुलर में फिब्रिलेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है वीएफ, इसे शॉर्ट में वीएफ भी बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। करेक्ट ऑप्शन ए का होगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्हाट इज द एंटीडोट फॉर हिपैरिन ओवरडोज। अगर हिपैरिन का ओवरडोज हुआ है किसी को, हिपैरिन क्या होता है, एक ये एंटीकोगुलेंट है। अगर एंटीकोगुलेंट हिपैरिन का ओवरडोज हुआ है तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट देंगे। प्रोटामाइन सल्फेट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हिपैरिन का ओवरडोज में प्रोटामाइन सल्फेट देते हैं। एंटीडोट का मतलब होता है जैसे कोई ड्रग है वो बॉडी में बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका टॉक्सिक इफेक्ट होने लगे, उसको खत्म करने के लिए, टॉक्सिक इफेक्ट को सही करने के लिए जो ड्रग देते हैं उसे एंटीडोट या फिर ओवरडोज एंटीडोट बोलते हैं। जो ओवरडोज को ट्रीट करे वो एंटीडोट होता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग कोर टेम्परेचर। इसमें पूछा गया अगर बॉडी का कोर टेम्परेचर लेना है तो कौन सा मेथड जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है। ऑप्शन ए एक्सिलरी, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी रेक्टल, ऑप्शन डी इसोफेजियल। करेक्ट ऑप्शन इज इसोफेजियल जो है वो बॉडी का एक्यूरेट मेथड है जो कोर टेम्परेचर बताएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज बेस्ट पोजीशन फॉर पेशेंट विथ इंक्रीज आईसीपी। अगर किसी पेशेंट का आईसीपी मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट है। ऑप्शन ए ट्रेंडलेनबर्ग, ऑप्शन बी सुपाइन, ऑप्शन सी सेमी फाउलर्स, ऑप्शन डी हाई फाउलर्स। तो अगर किसी का आईसीपी बढ़ा है तो उसके लिए सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। सेमी फाउलर में ये होता है जो पेशेंट का हेड होता है उसे 45 से नहीं, सेमी फाउलर है तो 30 से 45 डिग्री पे होल्ड करेंगे, और फाउलर में क्या होता है 45 से 60 डिग्री, हाई फाउलर में अबव 60 डिग्री, और लो फाउलर में 15 टू 30 डिग्री। तो 15 टू 30, 30 टू 45, 45 टू 60, 60 टू 90 ये चलता है। लो फाउलर, सेमी फाउलर, फाउलर, हाई फाउलर, चारों जैसे बताया वैसे। तो अगर आईसीपी बढ़ा है तो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। अगला क्वेश्चन, व्हिच ड्रग यूज्ड टू सीवियर ओपियाइड ओवरडोज। अगर किसी को ओपियाइड का ओवरडोज हुआ है सीवियर में तो उसके लिए कौन सी ड्रग देंगे। इसमें भी इनडायरेक्टली वही पूछा गया, एंटीडोट पूछा गया है ओपियाइड का।
ऑप्शन ए फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन बी प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट भी बताया था किसका होता है, ये तो होगा नहीं। नैलोक्सोन, एपिनेफ्रिन। सो करेक्ट ऑप्शन नैलोक्सोन। नैलोक्सोन होता है जो ओपियोइड का एंटीडोट है। नैलोक्सोन अगर पूछा जा रहा है क्या है, तो ये जो नैलोक्सोन होता है ये ओपियोइड का एंटीडोट है, ओपियोइड ओवरडोज का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट सेप्टिक शॉक, इसमें पूछा गया कौन सी कंडीशन है जो सेप्टिक शॉक को इंडिकेट करती है। सेप्टिक का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से कोई शॉक हो रहा है, तो सेप्टिक शॉक। ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, लो बीपी, फीवर, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरटेंशन। तो जो सेप्टिक शॉक होगा उसके लिए इंडिकेशन है फीवर, हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया। फीवर होगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, हाइपोटेंशन मीन्स बीपी घटेगा और टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट बढ़ेगा। ये तीनों साइन है सेप्टिक शॉक के। अगला क्वेश्चन, व्हिच लैब वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर इन, क्या लिखा है, इन रैबिडोमायोसिस। इसमें रैबिडोमायोसिस के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्रिएटिनिन काइनेज, हीमोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, बीयूएन। तो क्रिएटिनिन काइनेज ये रैबिडोमायोसिस, रैबिडोमायोलाइसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जिसे मॉनिटर करते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन एडल्ट, एडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉज कार्डियक अरेस्ट का पूछा गया। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी फेल्योर, ऑप्शन बी स्ट्रोक, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन डी ट्रॉमा। जो कार्डियक अरेस्ट का मोस्ट कॉमन कॉज होगा एडल्ट में वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। देखो वेंट्रिकुलर एक होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मतलब होता है जब वेंट्रिकल का धड़कन बोलो या फिर वेंट्रिकल्स बीट जब थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मल कितना होता है 60 से 100, मतलब 60 से 100, अगर उससे थोड़ा ज्यादा हुआ तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मान के चलते हैं लगभग 100 से 200 मान लो, 100 से 200 मान लो मोटा मोटा, बाकी 220, 200, 160, 80 कहीं लिखा है, कहीं कहीं 200 तक लिखा है, तो 220 तक है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। फिर अगर 200 से 280 या 300 तक है तो उसे बोलेंगे वेंट्रिकुलर फ्लटर। अगर फिर 300 से अबव है तो उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये तीन चीजें होती हैं। तो इसमें वेंट्रिकुलर फ्लटर है मतलब 300 से अबव जब वेंट्रिकल का बीट जाएगा, हार्ट बीट 300 से अबव तब। इन सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन शुड बी परफॉर्म्ड एट ए रेट ऑफ, चेस्ट कंप्रेशन का रेट पूछा गया है तो 100 to 120 बीट्स पर मिनट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब जो पूछते हैं ना कि एक मिनट में कितने कंप्रेशन सीपीआर में देने चाहिए, तो वही पूछा गया है 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट की स्पीड से सीपीआर देना चाहिए। द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्वान-गेंज कैथेटर इज टू मेजर, जो स्वान-गेंज कैथेटर होता है उसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है, क्या मेजर करना, सीवीपी, आर्टीरियल प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, ईईजी। तो करेक्ट ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को मापने के लिए स्वान-गेंज कैथेटर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल सीरम लैक्टेट लेवल, इसमें पूछा गया नॉर्मल सीरम लैक्टेट लेवल कितना होता है। ऑप्शन ए 1 to 2 मिलीमोल पर लीटर, 3 to 5, 6 to 10, ओवर 10। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 to 2 मिलीमोल पर लीटर, ये सीरम लैक्टेट का नॉर्मल लेवल होता है। सीरम लैक्टेट में 1 to 2 करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। व्हिच ऑर्गन इज मोस्ट वल्नरेबल फॉर हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोपरफ्यूजन के लिए कौन सा ऑर्गन मोस्ट वल्नरेबल है। ऑप्शन ए लिवर, बी किडनी, सी हार्ट, डी ब्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेन जो है वो वल्नरेबल है हाइपोपरफ्यूजन के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एबीसी ऑफ इमरजेंसी केयर, इमरजेंसी केयर में जो एबीसी होता है इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, असेस ब्रीथिंग, ओपन द एयरवे, चेक सर्कुलेशन, स्टार्ट सीपीआर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओपन द एयरवे। बाकी जो एबीसी लिखा है इमरजेंसी में, आप जैसे जब सीपीआर देते हैं तो उसका हो गया सीएबी, जो न्यू आया है उसमें सीएबी है, पहले कंप्रेशन फिर एयरवे फिर ब्रीथिंग। सबसे पहले अगर सीपीआर देना तो कंप्रेशन दो, फिर एयरवे मेंटेन करो। एयरवे मेंटेन करने के लिए दो मेथड होते हैं, जा थ्रस्ट मैन्युअर और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, और फिर उसके बाद में ब्रीथिंग दो। सबसे पहले कंप्रेशन, एयरवे मेंटेन, फिर ब्रीथिंग, ये तीन स्टेप अब है नॉर्मल, अब जो चल रहा है सीएबी है। व्हिच लैब वैल्यू इंडिकेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें पूछा गया जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कौन सी लैब वैल्यू इंडिकेट करती है। तो मेटाबॉलिक मतलब जब भी डैमेज होगा किडनी में, किडनी इंडिकेट करता है HCO3 को, जब भी मेटाबॉलिक में जैसे है तो किडनी की वजह से है,
पीएच एल्कलॉसिस अगर है तो जब पीएच बढ़ता है तो एल्कलॉसिस, एसिडोसिस अगर पीएच घटता है तो पीएच नॉर्मल कितना होता है, ये कुछ चीजें देख लो यहाँ पे। जैसे पीएच नॉर्मल कितना होता है 7.35 टू 7 पॉइंट, गलत हो गया, 7.35 टू 7.45 होता है नॉर्मल पीएच। अगर इससे कम हुआ तो एसिडोसिस, इससे ज्यादा हुआ तो एल्कलॉसिस। अगर जो पीएच है वो रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलॉसिस होगा। अगर किडनी की डिजीज से हो रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलॉसिस होगा। तो जब भी रेस्पिरेटरी देखते हैं तो उसमें CO2 का नॉर्मल लेवल देखते हैं। CO2 का नॉर्मल लेवल होता है 35 से 45 mmHg। और जो HCO3 का नॉर्मल लेवल होता है, जो HCO3 वो किडनी में देखते हैं, तो HCO3 का नॉर्मल लेवल होता है 22 से 26, कहीं कहीं 22 से 27 भी लिखा है। ये है। अब देखेंगे क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन है पीएच 7.30 और HCO3 18। तो इसमें क्या है, देखो पीएच भी कम है और HCO3 भी डिसबैलेंस है, HCO3 भी कम है, यही करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन, व्हिच ब्लड गैस एबनॉर्मेलिटी इज मोस्ट कॉमन इन सीओपीडी। इसमें पूछा गया कौन सी गैस की एबनॉर्मेलिटी सीओपीडी में देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है इसमें सीओपीडी में, क्योंकि सीओपीडी में जो भी SpO2 का लेवल, SpO2 देखोगे पल्स ऑक्सीमीटर से, इसका SpO2 हरदम कम मिलेगा। इसमें SpO2 नॉर्मल ही 88 से 92 चलता है, 88 टू 92 इसमें नॉर्मल मानते हैं सीओपीडी में। तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पीएच घटता है, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो पीएच बढ़ेगा, ये चलता है। जब भी HCO3 घटेगा तो पीएच घटेगा, HCO3 बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा। HCO3 उसके पीएच के साथ में चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड पीएच से उल्टा चलता है। तो इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा क्योंकि पेशेंट सीओपीडी का है और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगा। Which ECG finding typical in hyperkalemia। इसमें हाइपरकैलेमिया की ECG पूछा गया है। U वेव, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल, पीक्ड T वेव्स, ST एलिवेशन। जब भी कैलेमिया पोटेशियम बढ़ेगा तो जो T वेव है वो पीक होगी। T वेव का सीधा रिलेशन पोटेशियम से होता है। जो T वेव है अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो T वेव क्या है और पीक में जाएगी, अगर पोटेशियम घटेगा तो T वेव डाउन हो जाएगी। T का रिलेशन डायरेक्टली पोटेशियम से होता है। अगला, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूछा गया। ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी वैगल मैन्योवर, ऑप्शन सी अमायोडारोन, ऑप्शन डी डिफिब्रिलेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का वो है वैगल मैन्योवर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपोक्सिया, न्यूमोथोरैक्स, हाइपोवोलेमिया, हाइपरकैलेमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज न्यूमोथोरैक्स। जो कॉम्प्लिकेशन है मैकेनिकल वेंटिलेशन का वो है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है, जैसे मान लो ये इसोफेगस, देन ये ऐसा कुछ मान लो लंग्स, लंग्स की जो कवरिंग होती है इसे बोलते हैं प्लूरा। तो प्लूरा और लंग्स के बीच में जब यहाँ पे एयर भरती है तो इसे बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। जब यहाँ पे ब्लड भर जाता है तो उसे बोलते हैं हीमोथोरैक्स। ब्लड है तो हीमो, एयर है तो नीमोथोरैक्स, जिसमें लिखा है PNEMOTHORAX। अगर वाटर है तो हाइड्रो, ये सब इसमें थोरैक्स आगे चल देगा, हाइड्रोथोरैक्स, नीमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, ये सब इसमें चलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूमोथोरैक्स, क्योंकि एयर मैकेनिकली ज्यादा जाएगी तो उसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। अगला क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रैडीकार्डिया इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस ब्रैडीकार्डिया का पूछा गया। अगर किसी को ब्रैडीकार्डिया है मतलब हार्ट रेट जब 60 से कम जाएगा तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इमरजेंसी में, तो करेक्ट ऑप्शन होगा एट्रोपिन। एट्रोपिन है जो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, इमरजेंसी में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और एट्रोपिन अगर पूछा जाए और क्या है, ये तो ये एंटीडोट होता है एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट का। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है उसका एंटीडोट एट्रोपिन होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जो एग्रीकल्चर में यूज होती हैं दवाएं उनको ऑर्गेनोफॉस्फेट बोलते हैं। जो कीटनाशक, जर्मीसाइड, हर्बिसाइड जो जो होती हैं वो सब ऑर्गेनोफॉस्फेट होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है,
which score indicate a comatose state of the GCS। अगर GCS में किसी को कोमाटोज का पेशेंट है कौन सी वैल्यू इंडिकेट करेगी? ऑप्शन ए 15। 15 का मतलब होता है फुली कॉन्शियस। 12 है तो एकदम माइल्ड, उसको अनकॉन्शियसनेस है। अगर 9 है तो मॉडरेट, और 3 है तो एकदम सीवियर। तो यही 3 होगा कोमाटोज, मतलब कोमा में है पेशेंट तो 3 ही होगा। ए पेशेंट इन शॉक हैज कोल्ड, अगर कोई पेशेंट शॉक में है और हैज कोल्ड क्लामी स्किन, व्हाट टाइप ऑफ शॉक इज लाइकली? उसकी जो स्किन है वो कोल्ड क्लामी है और उस शॉक का पेशेंट है, तो किस टाइप का शॉक है? एनाफाइलेक्टिक, सेप्टिक, कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक। तो करेक्ट ऑप्शन इज कार्डियोजेनिक, क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा, जो हार्ट है वो ब्लड को सही से पंप ही नहीं कर पाएगा, तो उसे कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा कार्डियोजेनिक शॉक। उसमें क्या होगा, कोल्ड क्लामी स्किन देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस सेरिब्रल एडिमा? इसमें पूछा गया कौन सी ड्रग कॉमनली सेरिब्रल एडिमा को रिड्यूस करने के लिए देते हैं। सेरिब्रल एडिमा मतलब ब्रेन में एडिमा, सीधे सीधे याद रखो। तो उसको कम सही करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे? फ्रोसेमाइड, मैनिटॉल, डोपामिन, अमाइडोरन। तो करेक्ट ऑप्शन मैनिटॉल। मैनिटॉल देते हैं जब भी सेरिब्रल एडिमा होता है। अगला क्वेश्चन, द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजिपिन्स ओवरडोज। अगर बेंजोडाइजिपिन्स का ओवरडोज हुआ है तो उसके लिए कौन सी एंटीडोट देंगे? करेक्ट इसका ऑप्शन है नैलेक्सोन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन डी प्रोटामाइन सल्फेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल एंटीडोट है बेंजोडाइजिपिन्स का। अगला क्वेश्चन, व्हिच एसिड बेस इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली इन वोमिटिंग? वोमिटिंग में कौन सा एसिड बेस बैलेंस मेनली होता है? मेटाबोलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखो इसमें रेस्पिरेटिस तो कुछ होगा नहीं, जो भी होगा मेटाबोलिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे तो HCO3 इधर उधर होगा, तो उसकी वजह से मेटाबोलिक होगा। तो मेटाबोलिक एसिडोसिस या मेटाबोलिक एल्कलोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मेटाबोलिक एल्कलोसिस, मतलब पीएच जो है वो बढ़ जाएगा वोमिटिंग में। अगर पूछे तो पीएच क्यों बढ़ेगा, तो याद रखो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में होता है HCl का पीएच कितना होता है? अराउंड 3 to 5, 3.55 होता है कुछ। तो ये क्या है, ये एसिड है। नॉर्मल पीएच कितना होगा? नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का जो 7.35 से 7.45। तो ये अगर बॉडी में बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इतना है 3.45 3.5, तो ये पीएच को थोड़ा सा कम करेगा, एसिड मिलाएगा। लेकिन अगर ये बाहर हो गया तो क्या होगा, पीएच और बढ़ जाएगा। तो वही मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज होगा वोमिटिंग के समय, क्योंकि HCl भी बाहर आ जाएगा वोमिटिंग में। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्सिस इन आईसीयू। आईसीयू में सेप्सिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? यूटीआई, सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो जितने और सब हैं ये देखो, जैसे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, सेंट्रल लाइन है, ये है, तो ये तो कहीं भी नॉर्मल वार्ड में भी होते हैं। लेकिन जो वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ये आईसीयू का एक मेन मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज यूज्ड फॉर रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन? इसमें रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है पूछा गया। ऑप्शन ए मिडाजोलम, ऑप्शन बी प्रोपोफॉल, ऑप्शन सी सक्सिनाइल कोलाइन, ऑप्शन डी मॉर्फिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सक्सिनाइल कोलिन ये रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच पोजीशन हेल्प्स प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया? इसमें कौन सी पोजीशन प्रिवेंट करेगी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से होने को? ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी प्रोन, ऑप्शन सी सेमी फाउलर, ऑप्शन डी टेंडरबर्ग। सो करेक्ट ऑप्शन है सेमी फाउलर। जब भी रेस्पिरेशन से कोई रिलेटेड होगा तो सीधे सीधे फाउलर में ही, सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन ही देंगे। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर पूछा गया। ऑप्शन ए, नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन का मतलब है सेरिब्रम में, मतलब ब्रेन में कितनी स्पीड से जो है वो परफ्यूजन हो रहा है। परफ्यूजन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जब भी टिश्यू में ब्लड जाता है वहाँ गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली, तो उसे ही परफ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें कितनी स्पीड से जाएगा? ऑप्शन ए 30 to 40। सब प्रेशर जब भी होगा अधिकतर mmHg में मिलेगा, कहीं कहीं CmH2O में मिलेगा। 50 to 70, 60 to 80,
80 to 100। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन 60 से 80 होता है। 60 से 80 TPP मतलब सेरिब्रल परफ्यूजन। अगला क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन कॉज डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया। देखो कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम, कैलेमिया का मतलब यहाँ पे कैल्शियम नहीं होता है। जब कैल्सीमिया लिखा होगा CALCEMIA तो ये होगा कैल्शियम। अगर के से है तो के से पोटेशियम लिखते हैं ना, के से पोटेशियम लिखते हैं, CA से कैल्शियम, तो यहाँ पे के से पोटेशियम मानना। हाइपो मतलब पोटेशियम का लेवल कम होना, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है तो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट। हाइपर नाइट्रीमिया, हाँ देखो सोडियम नाइट्रीमिया मतलब Na से सोडियम लिखते हैं केमिस्ट्री में, तो वही सोडियम का नॉर्मल लेवल होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया है जो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में इम्बैलेंस, मतलब हाइपोकैलेमिया ही होगा पेशेंट में, मतलब पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा अगर डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज गोल ऑफ मैप। मैप का फुल फॉर्म होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर क्रिटिकल केयर। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द गोल ऑफ मैप। इसमें ये देखते हैं कि जो मैप है वो कितने से कम न जाने पाए ये आईसीयू में, क्रिटिकल केयर यूनिट में। तो ऑप्शन ए 50, 60, 70, 65 सब में एबव लिखा है, तो ये जब भी ये देखेंगे मैप तो ये 65 से एबव ही होना चाहिए, 65 से एबव। अगला क्वेश्चन, व्हिच साइन इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर टेंशन निमोथोरैक्स। इसमें पूछा गया टेंशन निमोथोरैक्स का मोस्ट स्पेसिफिक साइन कौन सा होता है। ऑप्शन ए चेस्ट पेन, ऑप्शन बी डिक्रीड ब्रीथ साउंड, ऑप्शन सी ट्रैकियल डेविएशन, ऑप्शन डी टैकीपीनिया। सो करेक्ट ऑप्शन ट्रैकियल डेविएशन ये टेंशन निमोथोरैक्स का मोस्ट स्पेसिफिक साइन होता है। ट्रैकियल डेविएशन का मान लो जैसे ये ट्रैकिया है ये डेविएट हो जाए, मान लो लेफ्ट राइट साइड को लेफ्ट साइड को थोड़ा सा झुक जाए, तो वही ट्रैकियल डेविएशन होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट साइन ऑफ इनकिड आईसीपी। इनकिड आईसीपी का कौन सा एक साइन नहीं है, बाकी तीन है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी इरेगुलर रेस्पिरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन ये इसका साइन नहीं है, हाइपरटेंशन इनकिड आईसीपी में हाइपरटेंशन होता है और हाइपोटेंशन नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हाइपोटेंशन होगा, करेक्ट ऑप्शन सी। अगला, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विथ पल्स विथ ए पल्सेज। इसमें पूछा गया वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग एपिनेफ्रिन, अमायोडारोन, एट्रोपिन, लिडोकेन। सो करेक्ट ऑप्शन अमायोडारोन जो होता है फर्स्ट लाइन ड्रग है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी बताया था कितना हार्ट रेट जब बढ़ता है तो। अगला क्वेश्चन, ARDS टिपिकली प्रेजेंट्स विथ, जो ARDS हो टिपिकली किसमें प्रेजेंट होगा। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, जो ये ARDS है वो अगर प्रेजेंट है तो और उसके साथ में क्या होगा ये क्वेश्चन में है। तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन। सो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा पल्मोनरी एडिमा, मतलब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लंग्स का जब भी कोई एडिमा होगा तो उसे पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। ये ARDS के साथ में प्रेजेंट होगा। ARDS का फुल फॉर्म अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। समझ आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे बहुत से वीडियो चैनल पे हैं। इन कार्डियक टेम्पोनेंट व्हिच साइन इज मोस्ट सीन। कार्डियक टेम्पोनेंट में कौन सा साइन मेनली देखने को मिलता है। हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, बाउंडिंग पल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स ये कार्डियक टेम्पोनेंट में देखने को मिलेगी। कार्डियक टेम्पोनेंट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियक टेम्पोनेंट तुमको देखना है, कार्डियक टेम्पोनेंट तो मान लो जैसे ये हार्ट होता है, ठीक, ये चारों मान लो इसके बन गए चैम्बर वम्बर। ये हार्ट की कवरिंग होती है, तीन कवरिंग होती है हार्ट में, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो ये समझ लेना, मैं तीन तो बना नहीं पाऊंगा। तो जब इन लेयर में यहाँ पे पेरिकार्डियम या फिर कहीं भी बोल दो हार्ट के और लेयर के बीच में जब फ्लूइड भरता है तो उसे कार्डियक टेम्पोनेंट बोलते हैं। कार्डियक टेम्पोनेंट, जब हार्ट की लेयर के और हार्ट के बीच में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है तो उसे कार्डियक टेम्पोनेंट बोलते हैं। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन, तो ये बाउंडिंग पल्स, इस कंडीशन में बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। ए पेशेंट विथ स्टेटस एपिलेप्टिकस
स्टेटस एपिलेप्टिकस अगर किसी पेशेंट को है तो क्या रिसीव करेगा, ये पेशेंट विथ स्टेटस एपिलेप्टिकस शुड रिसीव, उसे क्या रिसीव करना चाहिए, मॉर्फिन, डायजिपाम, एमाइडोरॉन, नैलेक्सोन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डायजिपाम। स्टेटस एपिलेप्टिकस में डायजिपाम देना होगा। व्हिच डिवाइस मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉन इन्वेजिवली, नॉन इन्वेजिव मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर भी ना जाए ही ऑक्सीजन सैचुरेशन बता दे, तो होता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर हाथ उंगली में ही लगता है, फिंगर में, वो तो बॉडी के अंदर जाता नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज यूज्ड इन सेप्टिक शॉक टू मेंटेन बीपी, बीपी को मेंटेन करने के लिए सेप्टिक शॉक में कौन सी ड्रग देते हैं। ऑप्शन ए डोब्यूटामाइन, ऑप्शन बी नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन डी अट्रोपिन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका नॉरएपिनेफ्रिन, मतलब नॉरेड, जिसे नॉरेड के नाम से जानते हैं, नॉरेड। हॉस्पिटल ड्यूटी में सभी से नॉरेड ही बोलेंगे इसका, और एक नाम होता है नॉन एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, तीन नाम हो गए, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरेड, नॉरेड्रेनालिन। तो इसमें यही यूज होता है सेप्टिक शॉक में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और ऐसे ही बहुत से वीडियो क्रिटिकल केयर के 200 एमसीक्यू हैं, जिसे देखना है जाके देख सकता है। और लगभग हर बॉडी सिस्टम के 200 300 एमसीक्यू चैनल पे हैं, थ्योरी भी पड़ी हुई है हर सिस्टम वाइज लगभग, जिसे जाकर देखना है देख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।